हमने देखा कि कर किस प्रकार किसी भी सरकार के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत, एक महत्वपूर्ण साधन है। आइए कर के बारे में कुछ बातें विस्तार से जानें। कर के प्रकार को हम देखें तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम देखते हैं प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर एक ऐसा कर है जिसके अंतर्गत आय के साथ साथ कर की दर भी बढ़ा दी जाती है, यानी एक व्यक्ति की आय जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे रेट जो है, दर जो है कर का, वो बढ़ता जाता है। इस संबंध में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि उसकी आय के आधार पर कर लगाया जाता है और करों में जो वृद्धि है वो आय के आधार पर धीरे धीरे बढ़ाई जाती है, धीरे धीरे वृद्धि की जाती है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये न्यायपूर्ण होते हैं ये कर। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इसके संबंध में है कि इनका जो वास्तविक भार होता है वो धनी व्यक्ति पर अधिक और निर्धन व्यक्ति पर कम पड़ता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जिसकी आय अधिक है वो ज़्यादा कर देगा और जिसकी आय कम है वो कम कर देगा। तो ये हमने बात कही प्रगतिशील कर के बारे में। भारत में अगर हम बात करें आयकर की, इनकम टैक्स की, तो प्रगतिशील कर के अंतर्गत ही आता है। आप देखते हैं कि किस प्रकार जो इनकम होती है किसी व्यक्ति की, एक नौकरी पेशा व्यक्ति की जो इनकम होती है, किस प्रकार से उसमें टीडीएस काट लिया जाता है, टैक्स काट लिया जाता है, और जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जाती है उसी हिसाब से उसके द्वारा कटने वाला जो इनकम टैक्स होता है वो भी बढ़ता जाता है। तो ये जो कर होते हैं ये प्रगतिशील करों के अंतर्गत आते हैं। दूसरी हम बात करें कर की तो ये है प्रतिगामी कर। अब प्रतिगामी कर ये ऐसे कर हैं जिसमें कम आय वालों पर अधिक भार और अधिक आय वालों पर कम भार पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है कि कम आय वाले ज़्यादा कर देंगे और ज़्यादा आय वाले कम कर देंगे। एक्चुअली होता क्या है कि कर का जो भार होता है उसमें ये नहीं देखा जाता कि किसकी आय कम है और किसकी आय ज़्यादा। एक ही जो रेट होता है, एक ही जो दर होता है वो सभी पर आरोपित कर दिया जाता है। ऐसी दशा में एक ही दर से कर लगाना, एक ही अमाउंट जो है वो कर कि एक ही दशा पर लगाने से क्या होता है कि अमीर व्यक्ति जो है उसके पास तो पर्याप्त धन है, वो आसानी से कर दे देता है, लेकिन उतना ही कर किसी गरीब वर्ग के व्यक्ति के द्वारा दे पाना कहीं ना कहीं असंभव होता है। और उसके बाद जो तीसरा प्रकार है कर का, एक महत्वपूर्ण प्रकार जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर, यानी कि ऐसा कर जिनका भुगतान डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से उसी व्यक्ति को करना होता है जिस पर वो आरोपित किए जाते हैं, जिस पर वो टैक्स लगाए जाते हैं। इसमें ये नहीं हो सकता कि जिसके ऊपर कर लगाया गया है वो किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति पर कर का भार लाद दे। अब क्योंकि डायरेक्ट ये टैक्स देना होता है उस व्यक्ति को जिसके ऊपर लगाया गया है, इसलिए इस कर को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स या फिर प्रत्यक्ष कर। इसका अगर हम एक उदाहरण देखें तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं आयकर जो हम इनकम टैक्स देते हैं डायरेक्ट जिस व्यक्ति की इनकम होती है उसी की इनकम में से कटता है, उसी व्यक्ति को टैक्स देना होता है। या हम निगम कर देते हैं, हम पानी, नाली, साफ सफाई की जिन व्यवस्थाओं को यूज़ करते हैं गवर्नमेंट की, निगम की, उनको जो टैक्स देते हैं वो भी डायरेक्ट हमको देना होता है उनको, तो ये भी प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आ जाता है। संपत्ति कर हम देते हैं, जो हमारी संपत्ति है इसलिए हम उसका जो कर देते हैं, तो डायरेक्ट जो संपत्ति का उपभोग करता होता है वो इस कर को देता है। तो ये बहुत सारे इस तरह के जो कर होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला बिंदु हम यहाँ पर देखते हैं अप्रत्यक्ष कर। नाम से स्पष्ट है, टैक्स देना होता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देना होता है, इनडायरेक्ट देना होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जिस पर ये कर लगाया जाता है वो व्यक्ति कर ना देकर किसी दूसरे व्यक्ति पे वो टाल देता है, किसी दूसरे व्यक्ति से वो दिलवाता है उस टैक्स को। अगर हम कोई भी एक वस्तु खरीदते हैं, कई बार हमको ये मालूम ही नहीं रहता है कि हम उस वस्तु पर टैक्स दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 50 रुपए की एक बोतल खरीदते हैं तो उसमें टैक्स इंक्लूड रहता है। हम अगर उसको बहुत अच्छे से देखें, उसमें जो भी रैपर जो भी लगे हुए उसमें स्टिकर्स, तो बहुत आसानी से हम समझ जाएंगे कि कितना % हमने टैक्स दिया है। लेकिन हम इन सब बातों को इग्नोर करते हैं। इनडायरेक्टली प्रोडक्शन कर्ता पर, विक्रेता पर जो टैक्स लगाया गया वो खुद ना देकर क्रेता से, जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उनसे वो टैक्स दिलवाता है। तो लगाया तो गया था विक्रेता पर या प्रोडक्शन जो कर रहा है उस पर, लेकिन घूम फिर के उसको दे कौन रहा है? उपभोक्ता दे रहा है, वस्तु का क्रेता दे रहा है। तो इनडायरेक्ट हम ये जो टैक्स पे करते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। तो आइए देखें कि अप्रत्यक्ष कर के बारे में डाल्टन ने
क्या राय व्यक्त की? प्रत्यक्ष कर की परिभाषा डाल्टन के अनुसार प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भुगतान वास्तव में उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिस पर यह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। उसके बाद आता है विशिष्ट कर, या जिसे हम कहते हैं मात्रा के अनुसार कर। वास्तव में एक इस प्रकार का कर है जो किसी वस्तु की मात्रा के आधार पर आरोपित किया जाता है। अब वो मात्रा वजन के रूप में भी हो सकती है, इकाई के रूप में भी हो सकती है, या वजन के किसी भी मानक के रूप में हो सकती है। जितना उसका वजन होता है, जितनी उसकी मात्रा, जितनी उसकी इकाई होती है, उसके आधार पर टैक्स रेट इसमें निर्धारित किया जाता है। तो क्योंकि मात्रा के आधार पर लगाया जाता है इसलिए मात्रा अनुसार कर कहते हैं। विशिष्ट कर या मात्रा अनुसार कर के लाभ की अगर हम बात करें तो इसका एक महत्वपूर्ण लाभ ये होता है कि इसकी गणना करनी बहुत सरल होती है। सिंपली हम मात्रा के अनुसार इसकी गणना कर सकते हैं। लेकिन इसके दोष की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रभाव है ये धनी वर्ग पर कम पड़ता है और गरीब वर्ग पर ज़्यादा पड़ता है। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण दोष है। अगले हम कर के प्रकार की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं मूल्यानुसार कर, यानी एक ऐसा कर जो किसी वस्तु के मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। बहुत आसान सी बात है, मूल्य के अनुसार एक रेट निर्धारित कर दिया जाता है और उसी रेट पर टैक्स लिया जाता है। जिसे मान लीजिए कि निर्धारित कर दिया गया कि 10% कर एक मेज के, एक टेबल के विक्रय पर लिया जाएगा। एक टेबल मान लीजिए 10,000 में बिका तो इसमें 10% टैक्स यानी कि 1,000 रुपये जो है वो इसमें टैक्स इंक्लूड है, टैक्स इस पर लिया जाएगा। तो किसी भी वस्तु के मूल्य के आधार पर जो कर निर्धारित किया जाता है वो मूल्यानुसार कर के अंतर्गत आता है। यही मूल्यानुसार कर यथा मूल्य कर भी कहलाता है। तो हमने कर के बहुत सारे प्रकार देखे। अगर हम बात करें यहाँ पर अंतर की तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में अंतर जान लेना जरूरी है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में हम जो कर पे करते हैं, टैक्स जो हम पे करते हैं वो या तो प्रत्यक्ष होते हैं या अप्रत्यक्ष। तो आइए देखते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में अंतर क्या है। प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर में अंतर। अंतर का आधार कहाँ लगाया जाता है? प्रत्यक्ष कर मुख्यतः आमदनी यानी इनकम या फायदों यानी प्रॉफिट पर कुछ विशेष चीजों के स्वामित्व पर भी लगाया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर सामान या सेवाओं की कीमत के साथ चुकाना पड़ता है। दूसरा, कौन भुगतान करता है? तो प्रत्यक्ष कर व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल, फर्म, कंपनियां जो कि आमदनी या फायदा कमाती है वे भुगतान करती हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर उपभोक्ता या अंतिम रूप से इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति भुगतान करता है। तीसरा, किसे सहन करना पड़ता है? प्रत्यक्ष कर सीधे सीधे उस व्यक्ति को सहन करना पड़ता है जो कि टैक्स का भुगतान करता है, और अप्रत्यक्ष कर टैक्स चुकाने वाला यानी मैन्युफैक्चरर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर अपना बोझ वस्तु या सेवाओं की कीमत में शामिल करके उपभोक्ता से वसूल करता है। चौथा, हस्तांतरण के आधार पर प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत करदाता अपना बोझ किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, जबकि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत करदाता अपना बोझ किसी और को हस्तांतरित कर सकता है। टैक्स चोरी की गुंजाइश के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर में टैक्स चोरी की गुंजाइश हो सकती है, जबकि अप्रत्यक्ष कर में टैक्स चोरी की गुंजाइश बहुत कम होती है। टैक्स की दर प्रत्यक्ष कर में व्यक्तियों या संस्थाओं के आमदनी स्तर के हिसाब से रेट कम या ज्यादा रखे जा सकते हैं। ज्यादा आमदनी वालों को ज्यादा टैक्स से रेट देना पड़ता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सभी पर एक समान कर चुकाने की जिम्मेदारी होती है। वस्तुओं और सेवाओं को जो भी इस्तेमाल करेगा बराबर रेट से उसे टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स की प्रकृति के आधार पर प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील प्रकृति यानी प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, क्योंकि गरीबों पर बिल्कुल नहीं और अमीरों की आमदनी बढ़ने के साथ साथ इनके रेट भी बढ़ते जाते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर अधोगामी प्रकृति यानी रिग्रेसिव नेचर के होते हैं, क्योंकि ये गरीब अमीर सब पर एक रेट से लगते हैं। इससे गरीबों को ज्यादा कष्ट सहन करना पड़ता है।
प्रत्यक्ष कर के उदाहरणों के अंतर्गत आय कर, निगम कर आदि आते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर के उदाहरणों के अंतर्गत बिक्री कर, उत्पादन कर आदि को शामिल किया जाता है। और कर के अतिरिक्त जिन साधनों से सरकार को आय प्राप्त होती है उन्हें हम गैर कर साधन आय कहते हैं। तो हमने कर संबंधी आय, कर के अंतर्गत कौन कौन से कर आते हैं, कैसे उनसे कर वसूला जाता है, कैसे सरकार टैक्स प्राप्त करती है और टैक्स के रूप में वो आय प्राप्त करती है, इस विषय पर हमने बात की। अब अगर हम बात करें गैर साधन आय की, तो इसमें सबसे पहले आता है फीस, लाइसेंस या परमिट, और दूसरा हम बात करते हैं शुल्क की। तो फीस, लाइसेंस और परमिट को हम और अच्छे से जानेंगे। लगभग पहले भी हम इसके पहले वाले अध्याय में और इस अध्याय में भी हमने संक्षिप्त में देखा कि किस प्रकार से सरकार शुल्क लगाती है, जिन्हें हम सीमा शुल्क, आयात शुल्क, निर्यात शुल्क, उत्पादों पर लगाए जाने वाले शुल्क आदि नामों से जानते हैं। आगे हम विस्तार से और जानेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें शुल्क की, तो यहाँ हम देखते हैं कि एक तो उत्पाद पर लगाया जाने वाला शुल्क होता है, दूसरा हम देखते हैं कि वस्तुओं के आयात निर्यात पर लगाया जाने वाला शुल्क होता है, या फिर भूमि के रजिस्ट्रेशन पर। आप देखते होंगे कि आप भवन मकान लेते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, तो उसमें जो शुल्क लिया जाता है वो सरकारी जो खजाना है, सरकारी जो कोष है उसमें जाता है। तो ये भी एक प्रकार से सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला शुल्क होता है। साथ ही पासपोर्ट शुल्क देते हैं, हम कहीं पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसके लिए शुल्क देते हैं। जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र, बहुत व्यवहारिक सी बातें हैं, हम जब भी जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र बनाते हैं तो उसके लिए माइनर शुल्क ही लगता है, लेकिन लगाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ देखने को मिलता है कोर्ट की फीस। कोर्ट में अगर हम कोई कार्य करवाते हैं अपना, तो जो फीस कोर्ट को देनी होती है उसका एक हिस्सा सरकारी कोष में भी जाता है। तो बहुत सारी फीस ऐसे होती है कोर्ट की जो सरकारी आय का साधन बनती है। तो आइए देखते हैं कि प्रोफेसर सेलिगमैन ने शुल्क के बारे में क्या कहा है। शुल्क की परिभाषा प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार शुल्क उस भुगतान को कहते हैं जो सरकार को उसके द्वारा मुख्यतः जनहित में बार बार की जाने वाली सेवा की लागत के रूप में किया जाता है तथा जिससे शुल्क देने वाले को एक विशेष लाभ पहुंचता है। इसको मापा जा सकता है। अब अगर हम बात करें लाइसेंस की, तो शुल्क के बारे में तो हमने देखा कि शुल्क क्या है, किस तरह से वसूल किया जाता है। लाइसेंस यानी किसी कार्य को करने की अनुमति देना और बदले में सरकार के द्वारा शुल्क लेना। तो शुल्क और लाइसेंस क्या है, आइए एक अंतर के आधार पर इसके मीनिंग को हम अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बिंदुवार अगर हम इसके मीनिंग को समझें तो लाइसेंस जो है वो उसकी फीस तब ली जाती है जब किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य को करने की अनुमति सरकार के द्वारा दी जाती है। तो बदले में सरकार जो है उस व्यक्ति से लाइसेंस के लिए कुछ पैसे लेती है। दूसरा, लाइसेंस के बारे में हम देखें तो लाइसेंस का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि किसी विशेष कार्य को करने की अनुमति किसी व्यक्ति को प्रदान की जाए, यानी कि ऐसा कार्य जो कि बिना सरकार की अनुमति के नहीं किया जा सकता था। साथ ही हम यहाँ पर लाइसेंस के बारे में देखते हैं कि ये जो व्यवस्था है लाइसेंसिंग की, वास्तव में ये कुछ ऐसे कार्यों को नियंत्रित करने के लिए की जाती है जो कि हर किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाना संभव नहीं होता है या कहीं ना कहीं अनुचित होता है। इसलिए सरकार यहाँ पर लाइसेंसिंग व्यवस्था को लागू कर देती है। एक महत्वपूर्ण बात लाइसेंस के बारे में हम ये भी जान लें कि उस दशा में जब सरकार कुछ लोगों को किसी कार्य को करने का अधिकार देती है, बहुत बड़ा वर्ग उसके अंतर्गत शामिल नहीं करना चाहती किसी भी कारण से, तो ऐसी दशा में लाइसेंसिंग का जो नियम है वो बना दिया जाता है, जिसे हम देखते हैं कि मादक पदार्थों का की जो बिक्री है, शराब आदि जो पदार्थ है, भांग आदि जो पदार्थ है, ये मादक पदार्थों की जो बिक्री है जो समाज को देखते हुए, सामाजिक हित को देखते हुए शायद सही नहीं है। तो इनके विक्रय पर कहीं ना कहीं नियंत्रण लगाया जाना बहुत जरूरी होता है और यही कारण है कि इन पदार्थों की जो बिक्री है वो लाइसेंसिंग व्यवस्था के अंतर्गत ही की जाती है। तो ये तो हमने बात की लाइसेंस की। सीधे सरल शब्दों में हम कहें तो एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत उस कार्य को प्रारंभ करने से पहले सरकार से अनुमति लेना जरूरी है और इस अनुमति के लिए कुछ निर्धारित राशि देना जरूरी है। अब अगर हम बात करें शुल्क की, तो शुल्क के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि फीस के बदले में सरकार से जो सेवा प्राप्त होती है, यानी कि फीस या शुल्क
इसलिए सरकार लेती है क्योंकि वो आपको कोई ना कोई सेवा, कोई ना कोई फैसिलिटी वो प्रदान कर रही है। हमने इसके पहले देखा ना कि हम यहाँ पर बहुत सारी सरकारी सुविधाओं के बदले पैसे देते हैं। जैसे हमने देखा कि भूमि का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और प्रमाण पत्र बनवाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो सुविधाएं सरकार हमको देती है और बदले में फीस लेती है, शुल्क लेती है। तो ये भी जो दोनों ही व्यवस्थाएं हैं, लाइसेंसिंग और शुल्क, दोनों ही एक सरकार के आय के ऐसे स्रोत हैं जो कर से हटकर हैं। अगले साधन की अगर हम बात करें, गैर कर साधन की, तो आता है एसचिट। क्या होता है एसचिट, आइए इस पर एक नज़र डालें। वास्तव में एसचिट का तात्पर्य ऐसी संपत्ति से है जो कोई व्यक्ति अपने मरने के पश्चात छोड़ गया है और उस संपत्ति का कोई अन्य उत्तराधिकारी नज़र नहीं आ रहा है या नहीं है, या लिखित रूप में, कानूनन लिखित रूप में उसने अपनी इस पूरी संपत्ति का किसी को उत्तराधिकार न दिया हो। ऐसे कंडीशन में राज्य सरकार उस पूरी संपत्ति को अपने अंडर में कर लेती है, अपने स्वामित्व में ले लेती है। तो यही संपत्ति एसचिट कहलाती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई अन्य व्यक्ति आकर उस एसचिट पर दावा आपत्ति करे कि मैं उस व्यक्ति का उत्तराधिकारी हूँ जिसकी संपत्ति को आपने एसचिट मानकर ले लिया है। तो ऐसी कंडीशन में राज्य सरकार का ये दायित्व बन जाता है कि वो प्रूफ करे, वो सिद्ध करे राज्य सरकार कि वास्तव में वो अमुक व्यक्ति जो ऐसा कह रहा है वो उस संपत्ति का, जिसको एसचिट मानकर सरकार ने ले लिया है, उसका उत्तराधिकारी वो वास्तव में नहीं है। या फिर वो सिद्ध करे कि मरने के समय तक उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, किसी भी व्यक्ति के नाम से उसने संपत्ति को नहीं लिखा है। तो वो जो संपत्ति होती है वो सरकारी खजाने में आ जाती है। अगले साधन की हम बात करें तो वो होता है विशेष अंकन, जिसे हम बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। एक्चुअली ये जो स्पेशल असेसमेंट होता है वो ऐसा भुगतान होता है जो सरकारी कार्यों में एक मरम्मत संबंधी कार्य जिसको शामिल किया जाता है, या फिर कुछ सुधार कार्य या ऐसे निर्माण कार्य किए जाएं जिसका एक बहुत अच्छा एक सापेक्ष प्रभाव उसके आसपास होने वाली, पाई जाने वाली संपत्तियों पर पड़े। एक उदाहरण के तौर पर, कहीं पर अच्छी सड़क, अच्छा कोई ओवरब्रिज या बहुत अच्छे किसी ऐसी भवन का निर्माण कर देना जिससे उसके आसपास के जो संपत्तियां होती हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, उनका मूल्य बढ़ जाता है। चाहे वो किसी निर्माण कार्य के कारण हो या मरम्मत कार्य के कारण हो, कोई भी कारण हो, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो वहाँ पर लोगों की संपत्तियों पर पड़ता है और उन संपत्तियों का मूल्य बढ़ जाता है। तो भाई जब संपत्तियों का मूल्य बढ़ा है तो सरकार अपेक्षा करती है कि अब उस संपत्ति के बढ़े हुए मूल्य पर अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। तो ये जो अतिरिक्त आय प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं विशेष अंकन या स्पेशल असेसमेंट। एक अन्य प्रकार जो आता है जिससे हम सभी वाकिफ होंगे शायद, जुर्माना या जब्ती। हम देखते हैं कि कई बार जब हम गाड़ी लेकर जाते हैं ट्रैफिक में, अगर हम ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं, हालांकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब भी हम ऐसा करते हैं तो सरकार हमसे जुर्माना लेती है। दूसरी बात, हो सकता है आपकी गाड़ी भी जब्त कर ले और आपको अपनी गाड़ी छुड़ाने के लिए और आपने जो गलत काम किया है सिग्नल तोड़ने का, उन दोनों के लिए वो आपसे जुर्माना लेगी। तो ये जो कार्य होते हैं, वास्तव में जुर्माना और जब्ती की अवधारणा ये नहीं है कि आय का साधन है, आय प्राप्त करना है। वास्तव में ये लोगों से कड़ाई से किसी कानून का पालन करने का एक जरिया है, पालन करवाने का कानून का एक जरिया है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि कोरोना काल में, कोरोना महामारी से बचने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में मास्क को माना गया। बार बार लोगों को आगाह करने पर भी बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी पाई जाती थी जो बिना मास्क के बाहर निकल जाते थे। तो यहाँ पर जबकि सीधे सीधे बात नहीं बनती थी, तो सरकार ने फिर बहुत सारे ऐसे नियम ला दिए कि बिना मास्क के अगर आप बाहर निकलते हैं, बिना मास्क के अगर आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो आपसे जुर्माना वसूल किया जाएगा, और किया भी गया। तो वास्तव में यहाँ पर मास्क से जुर्माना वसूल करना आय का एक स्रोत नहीं माना जाएगा, लेकिन इसका उद्देश्य ये माना जाएगा कि जुर्माना लगाकर लोगों से
कानून का कड़ाई से पालन कराया जाए। ठीक इसी तरह हम देखते हैं कि हेलमेट न लगाने पर, सिग्नल तोड़ने पर, स्पीड ड्राइव करने पर ऐसे बहुत सारे कानून बना दिए गए हैं जिसमें आपको जुर्माना देना पड़ता है, या जिस वस्तु का, जिस सामान का आप प्रयोग कर रहे हैं, जिन गाड़ियों का आप प्रयोग कर रहे हैं, उनको जब्त कर लिया जाता है। तो वास्तव में ये जो जब्ती या जुर्माना है, इनको हम आय के किसी महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन हालांकि भले हम शामिल ना करें, लेकिन कुछ ना कुछ छोटी मोटी आय जो है वो सरकारी खजाने में जाती ही है। साथ ही हम देखते हैं कि कई बार हम अपनी मोटर व्हीकल्स को नो पार्किंग जोन में पार्क कर देते हैं, और ऐसी कंडीशन में, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, नो पार्किंग जोन में गाड़ी पार्क करने के कारण जो यातायात पुलिस होती है वो आपकी गाड़ी को उठाकर ले जाती है, यातायात थाने में जमा कर देती है, और जब आप यातायात थाने में अपनी गाड़ी को छुड़वाने जाते हैं तो बदले में आपको कोई ना कोई जुर्माना राशि देनी पड़ती है। हम देखते हैं कि जब हम किसी सरकारी अस्पताल या चाहे निजी अस्पताल में भी जाएं, हम कहीं भी सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक प्लेस में जाएं, किसी कार्यालय में जाएं, वहाँ पर हमको इस तरह का टैग दिखाई देता है, गंदगी ना फैलाएं, कहीं रास्ते में थूके ना। तो ये सब एक तो लोगों को आगाह करना, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन क्योंकि लोग केवल बोलने से या समझाने से समझते नहीं हैं, तो बदले में उनसे कोई ना कोई जुर्माना वसूल किया जाता है, और ये जो जुर्माना होता है वो भले ही छोटी मोटी आय है, लेकिन कहीं ना कहीं राजकीय खजाने में जाता है, और आय के एक स्रोत के रूप में माना जा सकता है। अगला जो आय का साधन है सरकार का, वो है सरकारी उद्यमों से आय। हमने पिछले कई अध्यायों में देखा कि सरकार बहुत सारे उद्योगों को अपने हाथ में लेकर रखती है। बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिनका नियंत्रण केवल सरकार के हाथ में है। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं बीएसपी है, भिलाई स्टील प्लांट है, बहुत सारी कोयले की खदानें हैं, खनिज की बहुत सारी खदानें हैं जो सरकारी नियंत्रण में है। तो यहाँ से सरकार को जो आय प्राप्त होती है, इन उद्योगों से जो सरकार को आय प्राप्त होती है, वो सारी की सारी आय सार्वजनिक आय मानी जाती है। अब अगले राजस्व प्राप्ति की बात करें तो वो है उपहार या अनुदान। आप देखते होंगे कि देश में जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो देश की जो सरकार है वो लोगों से अपील करती है, उनसे अपेक्षा करती है कि वो इस विषम परिस्थिति से, विपत्ति से निपटने में देश की सरकार की सहायता करें। हम देखते हैं कि जब किसी राज्य में कहीं पर बाढ़ आता है या भूकंप आता है, तो वहाँ पर जो धन हानि होती है उससे निपटने के लिए सहानुभूतिपूर्वक लोग दान करते हैं, स्वेच्छा से दान करते हैं। ऐसे ही हमने देखा हाल ही में कोरोना काल के समय, जब देश बहुत बड़ी विपत्ति से गुजर रहा था, तो भी सरकारी कुछ योजनाएं बनाई गई जिसके अंतर्गत लोगों को प्रेरित किया गया कि वो ऐसे कोरोना काल की विकट परिस्थिति में दान करें, जिससे जो कोरोना से पीड़ित जो लोग हैं, जो परिवार हैं, उनकी सहायता की जा सके। देश में जो ये अतिरिक्त ये आर्थिक भार पड़ रहा है देश में, मास्क से लेकर सैनिटाइजर से लेकर वैक्सीन से लेकर इन सब के प्रोडक्शन के लिए, उसको किसी हद तक ये जो जनता से प्राप्त सहायता है उससे कुछ हेल्प ली जा सके उनमें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों से अपील की जाती है कि वो सरकार को दान करें। तो वास्तव में ये जो दान होता है, उपहार स्वरूप जनता के द्वारा सरकार को जो दिया जाता है ऐसे विषम परिस्थितियों में, या फिर कई बार इसका उद्देश्य देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना, अपना सहयोग देना भी होता है। तो किसी भी कार्य के लिए जब जनता या देश के जो लोग हैं वो सरकार को दान करते हैं, तो ये दान जो है उपहार स्वरूप दान या फिर अनुदान कहलाता है। वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो अनुदान है, ये एक तो हमने जनता से सरकार को देने की बात की, दूसरी बात विभिन्न जो राज्य की सरकारें होती हैं उनको भी अनुदान दिया जाता है। तो कहाँ से दिया जाता है? केंद्र सरकार के माध्यम से दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा बहुत से कार्य करने के लिए राज्यों को अनुदान दिया जाता है। वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो अनुदान होता है, ये केवल विपत्ति के ही समय नहीं बल्कि देश के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से भी दिया जाता है। और साथ ही साथ
एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये जो अनुदान की हम बात कर रहे हैं, ये विकसित देशों के द्वारा अर्ध विकसित या विकासशील जो देश होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनको सहायता पहुंचाने के लिए दिया जाता है विकसित देशों के द्वारा। अब देखते होंगे कि बहुत से ऐसे एनजीओज हैं, बहुत से ऐसे स्वयंसेवी संगठन हैं जो समय समय पर विपदा आने पर या किसी विकास कार्य को लेकर सरकार की, देश की मदद करते हैं, कुछ अतिरिक्त धनराशि दान या उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं। तो ये सारे जो उपहार होते हैं, कुछ दान होते हैं, ये सब उपहार या दान के अंतर्गत, प्राप्तियों के अंतर्गत आते हैं। और उदाहरण स्वरूप हम देखें तो आपने नाम सुना होगा यूनेस्को, WHO और ऐसे बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं का जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सरकार को अनुदान या उपहार प्रदान करने में। अब अभी तो हमने बात की राजस्व प्राप्तियों की, अब आइए बात करें बजट के घटक यानी कंपोनेंट ऑफ बजट की। तो बजट के घटक को अगर हम देखें तो वास्तव में इसके दो घटक होते हैं, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। हमने देखा था कि जब बजट बनाया जाता है तो उसमें बजट को दो भागों में बांटकर उसमें सारे विवरण लिखे जाते हैं। सार्वजनिक आय यानी कि सरकार के पास आय कहाँ कहाँ से आएगी, क्या क्या स्रोत होंगे, और सार्वजनिक व्यय यानी कहाँ कहाँ पर सरकार व्यय करेगी। तो इसको थोड़ा सा हम विस्तार में जानें कि आय और व्यय है क्या, किस किस प्रकार से हम इसको, अन्य कई विभिन्न वर्गीकरण हम इसका करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बजट को दो भागों में बांटा जाता है, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। बात करें अगर हम सार्वजनिक आय की, तो सार्वजनिक आय दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो कर संबंधी आय और दूसरा गैर कर संबंधी आय, या जिसे हम गैर कर संबंधी राजस्व कहते हैं। कर संबंधी आय की हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रकार के कर आते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आता है प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, विशिष्ट कर और मूल्यानुसार कर। इसी प्रकार अगर हम बात करें गैर कर आय की, तो सरकार के पास आय के कुछ ऐसे स्रोत भी होते हैं जो कर से संबंधित नहीं होते या कर से हटकर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं शुल्क, ब्याज या फिर लाभ। आगे हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दूसरे कंपोनेंट, दूसरे घटक की हम बात करें तो वो होता है सार्वजनिक व्यय। अब ये व्यय कैसे होते हैं, तो व्यय भी अपने आप में दो भागों में बटे होते हैं, एक तो राजस्व व्यय और दूसरा पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय से हम आगमगत भी मान सकते हैं, क्योंकि लगातार या बार बार होने वाले ये व्यय होते हैं जिन्हें हम योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्ययों में बांट देते हैं। तो योजनागत व्यय, जैसे कि हमने आगे भी देखा कि किसी कार्य की जो योजनाएं बनाई गई हैं उन योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए जो बजट बनाया जाता है वो योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। हमने देखा था कि किस प्रकार केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए यानी कि सामाजिक कल्याण के लिए और देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं समय समय पर बनाती है। तो इन योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए, इनको समय पर समाप्त करने के लिए और अच्छा आउटपुट प्राप्त करने के लिए पहले से बजट बना दिया जाना जरूरी होता है। तो इन योजनाओं के लिए जो बजट बनाए जाते हैं वो योजनागत बजट कहलाते हैं। लेकिन सरकार बहुत सारे कार्य बिना योजना के भी करती है, तो उन पर जो व्यय किया जाता है, उन पर व्यय करने के लिए जो बजट बनाए जाते हैं वो गैर योजनागत बजट के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम बात करें कि पूंजीगत व्यय क्या है, तो पूंजीगत व्यय जो होते हैं वो भी दो भागों में बढ़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। यानी अगर बहुत बड़ी योजनाओं पर बहुत बड़ी राशि, बहुत बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है तो वो योजनागत व्ययों के अंतर्गत आती है, और छोटे मोटे जो पूंजीगत व्यय होते हैं वो गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आते हैं। विस्तार से भी हमने इस पर चर्चा की है, फिलहाल हम इसके सिर्फ अर्थ को यहाँ पर समझेंगे। तो आइए देखते हैं कर के कुछ प्रकार के बारे में।